गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है एक बार फिर से इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में। आप लोगों के लिए जो मैंने इंफॉर्मेशन क्लास की एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर आपने ढेर सारे कमेंट्स किए थे। आपके कमेंट्स को मैंने पहले ही कहा था कि आप जितना कमेंट करोगे वो हमारे लिए उतनी ही बड़ी ताकत बनेगा। और आपने जिस तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया है उस कमेंट में, जो जो बातें आपने कहा है, बिल्कुल उसी के अनुरूप मैं आपको आज से अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बार इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको दोबारा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना न पड़े। आज हम इस क्लास को लेकर बहुत सारे नए नए तथ्यों के बारे में जानेंगे जो हमारे एक बेहतरीन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस, आरओ और एआरओ। तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़े हैं, जो कनेक्ट हैं, मैं आपसे बहुत कुछ तो नहीं कह रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि इस पूरी क्लास को देखने के बाद अगर आपको क्लास वाकई में अच्छा लगा हो और लगा हो कि मोहित सर से पढ़ के इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नया जानने को मौका मिला, इन्होंने ज्योग्राफी को और आसान तरीके से हम सभी विद्यार्थियों को समझाने में एक अच्छी भूमिका निभाई है, तो आप कमेंट करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं और मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ अपनी क्लास को जबरदस्त तरीके से लेके चलूंगा। पिछले जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था, मैंने आपको उसमें एक बात नहीं बताया था, और वो ये बात नहीं बताया था कि हमारी जो क्लास है वो किस पर आपको मिलेगा। हमारी क्लास जो आपको मिलेगा वो रवि पी तिवारी चैनल पे, यानी ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा। तो आप एक बात जरूर याद रखिएगा, रवि पी तिवारी पर मिलेगा। और ये क्या होगा, ये आपका वीडियो होगा। और कितने बजे मिलेगा भैया? तो ये 10 AM पर ये वीडियो जाएगा। कितने बजे? जो टाइम है इस क्लास का, ये आपको मिलेगा 10 बजे। ठीक है, और आपको कब कब वीडियो मिलेगा? ये आपको एक वीडियो जो मिलेगा वो आपको मंडे को मिलेगा। मंडे के बाद अगला वीडियो कब आपको मिलेगा? वेडनेसडे को मिलेगा। और फिर अगला वीडियो आपको कब मिलेगा? सैटरडे को मिलेगा। यानी 1 वीक में अगर देखा जाए, 1 वीक में तो मैं आपको 3 क्लास ही प्रोवाइड करूंगा, और ये तीनों क्लास बहुत जबरदस्त होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। मैं धीरे धीरे इस क्लास के ड्यूरेशन को भी बढ़ाऊंगा, और हफ्ते में जो मैं 3 दिन क्लास ले रहा हूं वो धीरे धीरे 4 दिन हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा, फिर 6 दिन हो जाएगा, और 7 दिन हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसको हमेशा सहजता के साथ पहले उसके रूटीन पर आना होता है। तो मैं चाहता हूं आप सबसे कि आप एक बार मेरे साथ इस विषय के साथ जुड़िए और जबरदस्त तरीके से अपने आगामी परीक्षाओं के लिए इस महत्वपूर्ण विषय को तैयार करिए। आज हम सब जो इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले भैया? सामान्य परिचय। याद रखिएगा। अब सामान्य परिचय का मतलब क्या होता है? जनरल इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में कह सकते हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनरल इंफॉर्मेशन कह सकते हो या जनरल इंट्रोडक्शन कह सकते हो। जिसे आमतौर पर हम ही से पूछा जाता है कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या है, आपका नाम क्या है, कहां के रहने वाले हो, क्या क्या आपकी हॉबीज हैं। तो हम अपने बारे में एक्सप्लेन करते हैं किसी को। उसी तरह से जब हम अपने ही देश को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारा देश इतना विशेष क्यों है, साथ ही साथ हमारे देश के अगल बगल कौन कौन से देश हैं, उनके साथ किस तरह का रिश्ता है हमारे साथ, और क्या क्षेत्रफल है हमारे देश का। इन पर बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को जबरदस्त तरीके के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ डाटा कलेक्ट किया है और इस डाटा के साथ हम आपको शुरू करेंगे अपनी सेशन को। सबसे पहले अवस्थिति की बात करता है, भौगोलिक संरचना हम लोग पहले लेकर चलेंगे इस टॉपिक में। ठीक, सामान्य परिचय में पहला होगा भौगोलिक संरचना। अवस्थिति, तो अवस्थिति कह रहा है कि जो भारत है वो कहां है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में बता रहा है। तो अब ये सर जो उत्तरी और ये जो पूर्वी गोलार्ध का मामला है सर, इसका थोड़ा सा मतलब समझाइए। बहुत आराम से पढ़ते चलिएगा, मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। और आपको पता है कि अर्थ के ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची गई है और इस रेखा को 0 डिग्री पर क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया है। और इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन कहा जाता है। और ये एक्चुअल में लाइन है क्या? तो ये एक लाइन है, कह सकते हो 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोल सकते हो भैया इसको? 0 डिग्री
अक्षांश इसको आप कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से जाता है, बीचों बीच होकर गुजर के जाता है, इसलिए ये अर्थ को दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, दो भागों में बांट देता है। तो ऊपर का जो ये हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो जब आप अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग लोगे तो आपका भारत बिल्कुल कहां आता है, आपका भारत यहां पर आता है। ये आपका क्या भैया, ये आपका इंडिया हो गया। ऐसे बना देता हूं छोटा सा ताकि क्लियर रहे। तो अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में आपको मिल जाएगा। और यहीं पर क्या करें हम, एक लाइन और ऐसे खींच ले यहां पर, ये तो ये भी 0 डिग्री है, और इस 0 डिग्री का आपको पता है इसे GMT भी कहा जाता है, और इसे 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। पढ़े होंगे आप सब लोग पहले से ही इसको, ठीक है। अब जब ये हमने लाइन खींच दिया तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और इसको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। तो जो आपका इंडिया है, अब देखो ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो भारत कहां है, उत्तर पूर्व में। कहां है, उत्तर पूर्व में। तो वही ये बात यहां पर समझा रहा है कि हमारा जो भारत है वो कहां है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये क्या हो गया देखिए यहां पर। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये उत्तर में हुआ, इसके अकॉर्डिंग इस अक्षांश रेखा के हिसाब से देखें तो उत्तर में आया, और देशांतर के हिसाब से देखें तो पूर्व में आया। तो यही वाला होता है क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो लिख लेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, बेस्ट। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया। ठीक, दूसरा बात क्या कहता है, दूसरा कहता है भाई किस महाद्वीप से बिलोंग करता है, तो एशिया महाद्वीप से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, एशिया कॉन्टिनेंट से। कितने कॉन्टिनेंट है हमारे पास, 7 कॉन्टिनेंट है। उन 7 में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट, और उसी का हमारा पार्ट है कौन, इंडिया, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हमसे देखेंगे, कहता है कि भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्षेत्रफल मींस क्या होता है, तो क्षेत्रफल मींस आप कह सकते हो एरिया। क्या भैया, एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कौन से पोजीशन पर आता है वर्ल्ड में, 7वां स्थान है, यानी 7th रैंक पे ये आता है अकॉर्डिंग टू एरिया। समझ में आ गया। और जनसंख्या की बात करता है, तो जनसंख्या मींस क्या होता है भैया बताओ, जनसंख्या मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या होता है भैया, पॉपुलेशन होता है। तो पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है, यानी फर्स्ट पोजीशन पर है। इससे पहले स्थान पे कौन हुआ करता था, चाइना। कौन सा था, चाइना जनसंख्या को लेकर विश्व में प्रथम स्थान रखता था, लेकिन अब कौन है, भारत है। शायद मैं ये आपको डाटा बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे विद्यार्थी कि नहीं सर पहला भी चाइना ही है, सर हमारे देश में तो जनगणना ही नहीं हुआ है। भाई वर्ल्ड लेवल पर भी क्या किया जाता है, सेंसस को कलेक्ट किया जाता है, तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपके प्रथम स्थान पर है विश्व में। इस बात को, डाटा को दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। ठीक, इसलिए मैंने अपडेटेड चीजों को इसमें डाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला पॉइंट यहां पर देखिए जो सेकंड दिया गया है, भारत का सबसे पुराना, तो सबसे पुराना भूभाग, ये क्वेश्चन कई बार आपके पीसीएस में भी आ चुका है और कई बार आपके आरओ एआरओ में भी पूछा गया है। अगर हम आपसे चर्चा करें ध्यान से तो पता है कि ये हमारा पहले एक हिस्सा हुआ करता था, आप सब जानते हो, और इस हिस्से को एक नाम दिया गया था और इसे कहा गया था पेंजिया कहा गया था। मतलब क्या, जो आज 7 महाद्वीप है, जो आज क्या है, जो आज 7 महाद्वीप है, वो पहले क्या कहलाते थे, पेंजिया कहलाते थे। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ, पेंजिया टूटा और टूटने से 2 पार्ट बना। ठीक है, पहला पार्ट जो बना उसे कहा गया कौन सा, अंगारा लैंड कहा गया, और दूसरे वाले को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, और इसी गोंडवाना लैंड में कौन सा आता है भैया, अफ्रीका, और इसी अफ्रीका से टूटा था कौन सा, इंडिया। तो याद रखिएगा ये वही कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। अब कहोगे सर ये वाला कौन सा हिस्सा है, जरा बताइए। तो आप देखो यहां से ऐसे जाओगे, ये वाला पूरा एरिया लोगे और ये वाला पूरा एरिया लोगे। ये जो एरिया भारत का है, इतना एरिया जिसे मैं बनाया हूं मैप पर, ये इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और यही पूरा का पूरा हिस्सा भारत का सबसे प्राचीनतम खंड कहलाता है, जिसे हम गोंडवाना लैंड का पार्ट कहते हैं। और इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो इसके बाद बनी है, चाहे वो
चाहे वो पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ हो, या पश्चिमी तट का विस्तार हुआ हो, या हिमालय हो, या मैदानी क्षेत्रों का विस्तार हो, इन सब का बाद में विस्तार हुआ। सबसे पुराना खंड अगर माना जाए इंडिया का, तो ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको मैप पे बनाया हूं, ये आपका पुराना पोर्शन है, इंडिया का प्राचीनतम है, और इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, लोंडवाना। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया इतनी बातों को लेकर? कोई डाउट यहां तक में? आप प्रॉपरली कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ लेके आया हूं, बहुत मेहनत किया मैंने इस क्लास को आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको कुछ नया मिल सके और बहुत सारी चीजें आप जान सके। ठीक है, इसके बाद कहता है, क्या समझिए अगला लाइन कहता है कि भारत का दक्षिणी भाग, कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग कौन सा होगा? यही वाला एरिया होगा भारत का। ये वाला एरिया क्या है? ये एरिया भारत का दक्षिणी भाग है। भारत का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है भाई? तो भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला कहा जाता है, याद रखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यह भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है, यह भी कह लीजिए, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। अब प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है यहां पर? आइए इस पे भी हम चर्चा करते हैं कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहा जाता है जब कोई स्थल, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लैंडमार्क है पूरा। ठीक है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ किससे घिरा हो, जो तीन तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, उस और एक तरफ किससे जुड़ा हो? स्थल से जुड़ा हो, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी भारत का आधा हिस्सा जल में डूबा हुआ है, मतलब जल में है, और आधा हिस्सा कहां है? स्थलीय क्षेत्रों से बिलोंग करता है। तो ये तीन तरफ, भारत तीन तरफ से क्या है? जल से घिरा है। इसीलिए भारत का जो दक्षिणी एरिया है, वो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया भाई आप सबको? ठीक है, तो इस स्लाइड से आपके अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन एक बनेगा। अब चाहे वो क्वेश्चन उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का पूछ ले, कॉन्सेप्ट कथन कारण को लेकर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्षेत्रफल वाला तो पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछेगा, पर आ सकता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये जरूर पूछा आपके पीसीएस में, आरओ में भी पूछा, और वनडे एग्जाम में, कि भारत किसका हिस्सा माना जाता है? तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मैंने एक्सप्लेन भी किया कैसे। भारत का दक्षिणी भाग क्या है? प्रायद्वीप। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो आई होप कि आपने पहले स्लाइड को बहुत अच्छे से क्या क्या होगा, समझा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद समझिए, अब थोड़ा ये भी जानना हमारे लोग के लिए बहुत जरूरी है। कहता है भारत के, भैया भारत को हमने प्रायद्वीप का नाम दिया, क्या किया हमने? बोला देखिए यहां पर ये दक्कन प्लेटू भी लिखा गया है, और दक्कन प्लेटू के साथ साथ हम लोग लिख लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो हमने बोला प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि तीनों ओर जल से घिरा है। चलिए, कहता है भारत के उत्तर में अगर चलेंगे, कहां चलेंगे? उत्तर में। चलो भाई भारत देखते हैं। अगर आप भारत के उत्तर की तरफ आओगे भाई, यहां पर इस वाले एरिया पे, ठीक है, ये देखिए बना भी हुआ है, यहां पर देखिए सब बना भी है, यहां पर आप देख पाए तो यहां पर बना भी है सारी चीजें। ठीक है, भारत के जब आप उत्तर में आओगे, ये पूरा फैला ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा फैला है यहां पे। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तर में इसके हिमालय है, याद रखिएगा। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया, या थ्योरी वैसे ही मैंने मेंशन किया है जैसे आपके एग्जाम के पैटर्न पे पूछा जा रहा है। तो भारत के उत्तर में क्या है? तो भारत के उत्तर में एक लाइन में आंसर करना है कि सर है क्या? सिंपल सी बात है, हमारा अपना क्या है? हिमालय। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया भारत को लेकर। दक्षिण में बोल रहा है कि भाई भारत के दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आता है हिंद महासागर। क्या आता भैया? हिंद महासागर। तो यहां पर अगर आप चलोगे, ये वाला अगर आप एरिया देखोगे, तो यहीं पर आपका आता है क्या? इंडियन ओशियन आता है। ठीक है, इंडियन, या हिंदी में लिख लें, यहां क्या आता है? हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशियन इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट यहां पर हो गया। ठीक, दक्षिण में। फिर कहता है पश्चिम में, तो इंडिया का पश्चिम ये वाला कहलाता है। इंडिया का पश्चिम क्या है? ये वाला है। तो यहां पर किसका विस्तार है? तो यहां पर विस्तार है अरब सागर का। किसका? अरब सागर का विस्तार है। तो यहां कर लेंगे अरब सागर, कर लिया हमने। ठीक है,
पूर्व में बोल रहा है, यहां तो हो गया अरब सागर, पूर्व में बोल रहा है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, तो यहां पर कर लेंगे क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि अब जो भी पेपर बना रहा है ना, वो ये देख रहा है कि जो भी स्टूडेंट जो भी विषय पढ़ा है या सब विषयों को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपको इसी के अनुरूप काम करना, बहुत घबराना नहीं है। इसके पीडीएफ भी आपके पास पहुंचेंगे आपके बैचेज में, टेलीग्राम भी है, मैं आपको भी बता दूंगा कि इसके टेलीग्राम क्या है कैसे है, थोड़ा सा समय दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेट आई होप कि आप क्लियर कर लिए होंगे कि किस भारत के कौन से डायरेक्शन पे किसका विस्तार है, चाहे वो पश्चिम में हो, पूर्व में हो, दक्षिण में हो या फिर उत्तर में हो। क्लियर है? तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बन ही जाएगा और आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है भाई? बहुत लोग पूछते हैं कि भाई भारत ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम महासागर के नाम पर पड़ा, ऐसा कौन सा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। तो भारत है हिंद महासागर, उसके पीछे कारण है कि इस महासागर से सबसे ज्यादा अगर कोई सीमा साझा करता है तो वो इंडिया करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हिंद महासागर भी पड़ा। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चलिए, इसके बाद कुछ बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आपके सामने देखिए एक बहुत बढ़िया सा मैप लगा हुआ है, जहां पर मैंने आपको हर रेखा को अपनाया है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला भी रेखा यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां से अगर आप आओगे ऐसे करते हुए, यहां से एक डॉट डॉट रेखा भी गई हुई है, ये रेखा, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इससे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। तो यहां लिख लेंगे क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी लिख लेंगे कर्क रेखा जिसको कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहला दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। कोई आंसर करेगा? अगर किसी को पता है तो आप जरूर कमेंट करिए, ये नहीं कि सर पढ़ाने नहीं, आप कमेंट करिए। क्लास का मतलब होता है डिबेट करना। आप हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछिए कमेंट के माध्यम से, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तब मजा आएगा बेटा विषय को पढ़ने में, तब बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। अगर इंडिया का क्षेत्रफल देखा जाए, जो बेसिक है सबको पता भी होगा, वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, ठीक। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो आता है 2.43%। अच्छा, ये वाला कई बार पूछ दिया है कि भाई चलो क्षेत्रफल तो आपने बता दिया, अब प्रतिशत के आधार पर बताओ, तो कभी 2.34 दे देता है, ऐसे करके तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 2.43%, कहां पर, विश्व में, याद रखिएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई, अब यहां पर स्थलीय सीमा का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि भारत दो रूपों में बटा है। भारत का दक्षिणी हिस्सा जल में डूबा है और उत्तरी हिस्सा कहां है, स्थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझना होगा। तो भाई स्थल में अगर ये फैला है तो यही होगा स्थलीय सीमा की, यही आपका स्थल होगा। ऐसे देखिए आप आराम से इस मैप को, बढ़िया से, एकदम जबरदस्त मैं आपको बना भी रहा हूं ताकि कोई भी आपको दिक्कत यहां से ना हो पाए। ये पूरा तो स्थलीय सीमा की लंबाई ये हो गई। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, सिंपल सी बात है, ये होगा 15,200 किलोमीटर, ठीक। तट की लंबाई, तट किसको कहते हैं, तो तट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तट का मतलब होता है स्थल का किनारा। क्या होता है, स्थल का किनारा क्या होता है भैया, बताओ तो जरा। स्थल का किनारा होता है तट का, मतलब ये होता है। तो तट कौन सा होगा, वो हिस्सा जो हमेशा जल से जुड़ा होता है। तो इंडिया का यही वाला पोर्शन है ना, इंडिया का यही वाला पोर्शन है जो किससे जुड़ा हुआ है, जो स्थल, जो जल से जुड़ा हुआ है, यही एक लैंडमार्क है। तो हो जाएगा तट की लंबाई। तो तट की लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कितना आंसर बताओगे, बताओ, 6100 किलोमीटर, ठीक है। कितना होगा भैया, 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। अब कहता है तट तो ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता है, ठीक। अब इंडिया के कुछ पार्ट्स और भी हैं, जैसे आप यहां पर आओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, अंडमान, अंडमान एंड यहां पर क्या हो जाएगा, निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। और कुछ यहां पर भी एरियाज हैं, यहां पर देख लो ऐसे। अब ये कौन सा है, तो ये आपका कहलाएगा लक्षद्वीप। भाई ये भी तो भारत के ही दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके भी तो अपने तट होंगे, तो इनको जोड़ दिया जाता है किसके साथ, तट के, मतलब मुख्य भूमि के साथ। यानी 6100 में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो तट समेत द्वीप लंबाई अगर पूछा जाए तो 7,500
16.6 किलोमीटर है। इसको लेकर एक बात बता दूं, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो इसे अलग अलग आंकड़ों के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बदलाव होता तो मैं आपको जरूर बताता, ठीक है। पर यही आपका फिक्स आंकड़ा है और 2023 में भी यही क्वेश्चंस को रिपीट किया गया बहुत सारे एक दिवसीय परीक्षाओं में। दूसरी बात क्या है, पूछा जाता है नोट, द्वीप तट कौन से थे सर, अपने द्वीप की लंबाई, तो उसमें एक शामिल है कौन सा, लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा शामिल है, अंडमान निकोबार। यानी 6100 में किसको किसको जोड़ा गया है, 6100 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ा गया और लक्षद्वीप को जोड़ा गया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले तो 6100 था, अब कैसे 7516.6 किलोमीटर हो गया, तो वो मैंने आपको यहां से समझा दिया इस थ्योरी के माध्यम से। क्लियर है। चलो अब देखो, एक लाइन और है जो इस तरीके से यहां से ऐसे हुआ है, इस तरीके से ऐसे करके यहां पर गया है, तो क्या भाई इसकी उत्तर से ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, ये साउथ होगा। तो भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण में है कितनी, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा। और पश्चिम से पूरब देखोगे भाई, चलो वो भी दिखाते हैं तुमको। तो पश्चिम से पूरब ये वाली लाइन जाएगी यहां पे ऐसे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जाएगा। अब इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी हो जाएगी कितना, 2933 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा कितना होगा भैया, 2933 किलोमीटर। ये आपके सामने एक बेसिक डाटा है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए या फिर आप दिमाग में अगर पहले से आप इसको रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, बन जाते हैं। मैं पर्टिकुलर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या और भी जैसे जीरो लाइन आपका, उसके बाद 24 डिग्री लैटिट्यूड डिस्प्यूट वाला जो एरिया है, विवादित एरिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसे सर क्रीक कहा जाता है। LAC हो गया, LOC हो गया, अक्साई चीन हो गया, इन सब पे हम अलग से मुद्दा पे मतलब बात करेंगे इन चीजों पे, ठीक है। इससे अभी बेसिक यहां पर लेके हम लोग चल रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक हैबिट भी हो जाए कि हाँ कुछ चीजें सीखने को मिल रहा है। चलो क्लियर है भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। चलिए ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूं, आई होप कि आप पढ़े हो और ये अच्छी बात है। आई होप कि आप क्या हो, पढ़े हो और ये अच्छी बात है। इसके बाद अभी मैं जो लेके आ रहा हूं टॉपिक, उस टॉपिक को कहते हैं क्या, गल्फ कहा जाता है। थोड़ा सा हम लोग कुछ रिटेन चीजों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आई होप ये पढ़ना चाहिए और ये अच्छी बात है हम सब के लिए, ठीक है। पहले एक थोड़ा सा बॉक्स टाइप का ले ले, फिर उसी में आपको समझाता हूं, इतने में ही चीजों को क्लियर रहेगा। ठीक, ये आज का टॉपिक क्या भाई, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गल्फ। क्या पढ़ने वाले, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, GULF, गल्फ, या इसी को कहा जाता है बे, BAY। और इसकी एक हिंदी होती है, और वो हिंदी क्या होती है बताओ भैया, इसकी हिंदी होती है खाड़ी, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार यहां से क्वेश्चंस आया भी है, तो हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, एक और लेते हैं स्ट्रक्चर हम लोग, जिसमें इंडिया का मैप थोड़ा सा ले लेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे कि चलो ठीक है, सर ने एक मैप के अकॉर्डिंग हमको समझा दिया। क्योंकि देखो ज्योग्राफी का मतलब ही है ना कि आपको मैपिंग आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब मैं कुछ एरिया इंडिया के बनाऊंगा जो आपको समझना है बढ़िया से। ये हमने बना दिया, ठीक है। ये ऐसे आपका मैप हो गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। थोड़ा इसको और इधर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ कर लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो इस लाइन को थोड़ा सा और हम लोग डल कर लेते हैं ऐसे। ये हमारा पूरा मैप हो गया, ठीक। अब देखो क्या करना है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको एक एरिया आपको यहां मिलेगा, मैं इसको कर देता हूं। एक एरिया आपको, ये वाला एरिया पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके जस्ट बाद आओ नीचे, यहां पे
ये एरिया, एक एरिया ये हो गया। एक एरिया यहां पर। आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए। विषय अगर पढ़ रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट है तो आराम से पढ़िए, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। फोकस करिए, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं आप अपने लिए मेहनत करिए, ठीक है? आप भी मेहनत करिए। एक एरिया पूरा ये वाला हो गया और एक एरिया पूरा ये हो गया। बाकी जो एरिया है वो ये वाले एरिया है तो पूरा नीचे तक, पर हम लोग यहीं तक लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? अभी सर क्या क्या है, आखिर कौन कौन से कहलाते हैं? पहले तो खाड़ी का मतलब समझ लो कि सर खाड़ी क्या होता है। खाड़ी ये कह सकते हो कि जल का वह भाग, जल का वह भाग बनाना ही पड़ेगा तभी समझ पाओगे। ऐसे जल का वह भाग जो तीन ओर, एक और, भाई मैंने बोला क्या, जल का वह भाग जो तीन ओर, एक दो और तीन ओर स्थल से घिरा हो। किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो। और एक तरफ किससे? एक तरफ या तो वो किससे जुड़ा हो? सागर से जुड़ा हो, या फिर किससे जुड़ा हो? महासागर से जुड़ा हो। ऐसे जलीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? खाड़ी। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है? कि जल का वह भाग जो तीन ओर स्थल से घिरा हो और एक और जल से, एक और सागर या महासागर से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब यहां पर क्या है, तो ये वाला जो कहलाता है, कई बार कंफ्यूजन भी हुआ इसलिए बता रहा हूं, इसे कच्छ का रन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? कच्छ का रन कहा जाता है। वहीं जो ये वाला है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई, बताओ तो जरा? इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। एक एक पॉइंट नोट करते चलिए, बड़ा मजा आएगा आपको। ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक है? इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। यहां पर जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है? मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। ये क्या है? ये है पाल्क की खाड़ी या पाक की खाड़ी, याद रखिएगा। पाक की खाड़ी या पाल की खाड़ी। ये क्या है? तो ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। शायद इससे पहले आपने इसको पढ़ा जरूर होगा, पर इतने व्यवस्थित तौर से नहीं पढ़ा होगा। सही बोला हूं मैं, है ना? दरअसल आज इस समय ना चीजें, पढ़ने वाली जो चीजें, बड़ा बदल गया लाइफ में। मतलब स्टूडेंट और मॉडर्न हो गया है और सारी चीजें उनको पीडीएफ के अकॉर्डिंग मिल जा रहा है, तो वो बनाना नहीं चाहते। हम लोग के टाइम पे मैं आज भी अपना नोट्स बनाता हूं। अगर मैं कोई विषय पढ़ रहा हूं, पढ़ता ही हूं भाई, मुझे भी एग्जाम देना रहता है, तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाता हूं, चाहे जितनी बार बनाऊं। हमेशा कुछ नया मिलता है, हमेशा कुछ नया जानने को मिलता है उस विषय से। तो आई होप कि जो ये खाड़ी की परिभाषा है, यानी इट मींस डिफिनेशन जो है, वो आप पार्टिकुलर समझ गए होंगे, ठीक है? और उसका कौन कौन सा एरिया कहां पर है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब बात आती है कि सर आपने इसको बताया, अच्छी बात है सर, हम लोग जाने इसके बारे में। सर एक बात बताओ, आखिर इनकी कोई अपनी विशेषता है क्या? बिल्कुल, जो खाड़ी होती है उनकी विशेषता होती है, क्योंकि बहुत सारे खाड़ियों में बहुत सारी नदियां आकर गिरती हैं, नदियां अपना जल गिराती हैं खाड़ी में। पहला इंपॉर्टेंट यही है और क्वेश्चन आता है, आप जाके उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे बंदरगाह होते हैं वहां पे। तीसरी बात, बायोडायवर्सिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइड, ज्वार भाटाएं बहुत सारी खाड़ियों में आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई लेके चलने वाले हैं, तो भाई सबसे पहले लेके चलने वाले हैं क्या? कच्छ की खाड़ी। पहला ही आपका टॉपिक है कच्छ की खाड़ी। अब कच्छ की खाड़ी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये हमें समझना होगा। पहली बात तो ये ध्यान दो, ये वाला पूरा जो एरिया यहां से मैं लेके आ रहा हूं, ये ऐसे और ये वाला एरिया ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ध्यान से, यही वाला एरिया जो है वो क्या कहलाता है? गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। यहां पर मैं लिखा भी हूं तो दोबारा लिख के खराब नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने बना दिया मैप, ठीक है? तो यही है आपका गल्फ ऑफ कच्छ। क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन में? पहली बात तो आपको ये पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो भी खाड़ी होगा, ध्यान देना, एक चीज और बता दूं, जो भी भैया खाड़ी होगा, ध्यान सुन लो यहां पर भाई, ध्यान सुन लो, जो भी खाड़ी होगा
वो खाड़ी या तो किससे जुड़ा होगा, सागर से जुड़ा होगा, या किससे जुड़ा होगा, महासागर से ही जुड़ा होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि भाई कच्छ की खाड़ी किस सागर से या किस महासागर से जुड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये कौन सा एरिया कहलाता है, तो ये कहलाता है अरब सागर कहलाता है। कौन सा एरिया, अरब सागर कहलाता है। तो यहां पर पहला पॉइंट होगा कच्छ की खाड़ी को लेकर, ठीक है। चलिए, कहता है यह गुजरात राज्य में, तो राज्य भी आपको पता चला कि कौन सा राज्य है, गुजरात। सिंपल सी बात है, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा राज्य है, तो ये राज्य कहलाता है हमारा गुजरात कहलाता है, ठीक है। स्थित है, जो कच्छ के रण, क्या बोला है, जो कच्छ का रण, मैंने अभी भी आपको बताया, अभी बताया मैंने कि भैया ये वाला जो एरिया जितना आप देख रहे हो ये पूरा क्या कहलाता है, यही कहलाता है कच्छ का रण। ये आपका कहलाता है कच्छ का रण कहलाता है। ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाड़ी के ऊपर क्या है, खाड़ी के नीचे क्या है, खाड़ी किन दो पर्वतों के बीच में, किन दो तटों के बीच में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुका है मित्र। इस बात को समझिए और पढ़िए ध्यान से। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ का ये नॉर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कच्छ का ये क्या कहलाएगा मित्र, कच्छ का ये नॉर्थ कहलाएगा, कच्छ का ये क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। और यहां से जो ये हमारा कच्छ जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, तो याद रखिएगा अरब सागर से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया से आपको क्लियर कर रहा हूं मैं, ये किससे कनेक्टेड है भैया, तो ये कनेक्टेड है अरब सागर से। पहला पॉइंट क्लियर हुआ भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। तो कहता है कि गुजरात राज्य में स्थित है, फिर क्या बोल रहा है कि जो कच्छ का रण और काठियावाड़ तट के बीच फैला है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं है। ये वाला जो एरिया अगर आप देखोगे भाई, ये वाला जो एरिया यहां से ऐसे लेके ये जो आ रहा है ऐसे, ये जो आएगा और जो ऐसे जाएगा, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं काठियावाड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काठियावाड़ तट कहा जाता है। तो जो हमारा कच्छ का गल्फ ऑफ कच्छ है या जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के जस्ट ऊपर देखो तो क्या कच्छ का रण है, और कच्छ की खाड़ी के नीचे देखो तो क्या काठियावाड़ तट है। समझ में आ गया। तो इसको दो तरीकों से पूछा जा सकता है। पहला कि कच्छ की खाड़ी का विस्तार किन दो क्षेत्रों के बीच में है, ऐसे प्रश्न बना लेगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है कि कच्छ की खाड़ी के उत्तर में और दक्षिण में किसका विस्तार है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको क्या करेगा, पूछ लेगा आपसे। तो इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं अगला। कहता है कि इस खाड़ी में कोंडला नहीं होता, कांडला होता है। ये कौन सा होता है भैया, कांडला, ठीक है। कांडला पोर्ट होगा, कोंडला नहीं होगा, कांडला होगा, ठीक है। इस खाड़ी में कांडला, मुंद्रा और मांडवी बंदरगाह स्थित है। तो देख लो भैया कहां पर होगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं, चीजें समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। तो ये वाला एरिया यहां पर लोगे, यहीं पर आता है कौन सा, कांडला पोर्ट आता है भैया। कौन सा था बच्चा, कांडला पोर्ट आता है। इसी कांडला पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया था। बताइए कि कांडला पोर्ट का नया नाम क्या भैया, जल्दी बताइए। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, तो आप हमें आंसर करके बताइए। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इसी एरिया में आपको बहुत सारे एरिया मिल जाएंगे देखने में, कालीमत्तन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें, और ऊपर वाले क्षेत्र में कालीमत्तन आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। कि इसमें, हाँ, इसमें नदियां कोई गिरती नहीं है, जिसका उल्लेख कहीं देखने को मिलता तो नहीं है। अब नदियां नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बंदरगाह है कांडला, जो भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया को पूरा कवर करने का क्या करता है, काम करता है। तो दो बातें आपको इस सेगमेंट से आपको जानने को मिलेगा। क्लियर हुआ भाई एकदम, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कौन सा भाई, अगला है खंभात की खाड़ी। कौन सा है, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी पूरा यहां से स्टार्ट होता है भाई, ऐसे, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये ध्यान। और यही जो पूरा एरिया कहलाता है, यह एरिया कहलाता है क्या, यह एरिया कहलाता है खंभात की खाड़ी, ठीक है। खंभात की खाड़ी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। खंभात की खाड़ी यही है। आइए देखते हैं क्या करती है।
क्या कह रहा थ्योरी हमारा, कहता है कि यह अरब सागर, पहली बात तो क्लियर है कहां पर, अरब सागर से संबंधित है, जो मुख्यतः गुजरात के पश्चिमी तट पर फैला है। 100% श्योर है भाई, ये गुजराती तो है, गुजरात का कौन सा एरिया कहलाएगा, पश्चिमी तट कहलाएगा, क्योंकि नीचे तक पूरा गया हुआ है, याद रखिएगा। तो पश्चिमी तट पर फैला है, ठीक है, पश्चिमी तट पर फैला है। इस खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी कहा जाता था। पहले इसको किस नाम से जानते थे भैया, कैम्बे की खाड़ी के नाम से जानते थे। इस बात को दिमाग पे सेट कर लेना। इस खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती हैं भैया, साबरमती जाती है, साबरमती के बाद माही हो गई, माही नदी गिरती है, माही के बाद कौन सी हो गई, नर्मदा, और नर्मदा के बाद कौन सी हो गई, ताप्ती, जैसी कई नदियां समाहित होती हैं। 100% श्योर है भाई, 100% श्योर है कि इसमें बहुत सारी नदियां आकर अपना जल क्या करती हैं, गिरा देती हैं। कौन कौन सी नदियां इसमें जल गिराती हैं भैया, तो मैंने वहीं से आपको बताना शुरू किया है। सबसे पहले नदी कहलाती है साबरमती, नोट भी करते रहिए, अच्छा लगेगा आपको। साबरमती, साबरमती के बाद माही, माही के बाद क्या होगा, नर्मदा, और नर्मदा के बाद आपका आंसर क्या होगा, ताप्ती। 4 नदियां कहां जल गिराती हैं, आपके खंभात की खाड़ी में जल गिराती हैं, ठीक है। एक और बात यहां पे समझना होगा जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष भी है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। कहता है कि दमन वह दीव केंद्र शासित प्रदेश खंभात की खाड़ी से ही संबंधित है, बिल्कुल। और दमन दीव हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दमन दीव क्या है, हमारा एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। तो भाई यहां पर आ जाओ, इस वाले एरिया पर, एक यहां आ जाओ और एक यहां पर आप आ जाओ, ठीक है, 2 ही बिंदु है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है दीव कहलाता है, और यहां जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, इसको दमन कहते हैं, ठीक है, दमन। समझ में आ गया। तो कई बार पूछा गया है कि भाई दमन व दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है, भाई बीच में जल है तो दोनों अलग होंगे ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये भी क्वेश्चन है कि वो कौन सी खाड़ी है जो दमन व दीव को अलग करता है, तो खंभात की खाड़ी है। समझ में आ गया मेरे भाई, कमेंट करके बताओ क्लियर हो तो, ठीक। मस्ती से पढ़ो यार, बहुत मन से आप लोग के लिए ये सेशन लेके आया हूं, ठीक है। अब देखना तो ये है कि आपको ये सेशन कितना अच्छे से पसंद आता है, ठीक है। पर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बेस्ट करूंगा आपके साथ, क्योंकि हमेशा मैंने आपके साथ बेस्ट करने का प्रयास किया है, सोचा है, क्योंकि मेरा ये पैशन है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। खाड़ी में ज्वार एक अर्ध दैनिक प्रकार होता है, मतलब यहां पर ज्वार आता है। ज्वार मतलब क्या होता है, जैसे ज्वार भाटा होता है, समुद्र की लहरों का उठना और गिरने की जो प्रक्रिया, उसे क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। तो भारत का ये जो क्षेत्र है, ये ज्वार भाटा के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए, तो यहां पर ज्वार भाटा देखने को मिलता है, ज्वार भाटा जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, खाड़ी के पूर्वी किनारे पर याद रखिएगा भरूच, भरूच एक जगह है, और सूरत, ये दोनों स्थित है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, और मैं बता दूं ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है कि सूरत किस खाड़ी से संबंधित है। तो सूरत हमेशा किस खाड़ी से संबंधित होगा भैया, खंभात की खाड़ी से संबंधित होगा। किससे भैया, खंभात की खाड़ी से। और यही वाला जो एरिया अगर आप देख रहे हो, जहां पर मैंने बिंदु लगाई है, तो यही एरिया आपका कहलाता है क्या, यही एरिया कहलाता है आपका सूरत कहलाता है। समझ में आ गया। हर एक एक मैप में आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सूरत हो गया। तो खंभात की खाड़ी में क्या क्या याद रखना है, क्लियर हो गया। बिलोंग करता है अरब सागर से, स्टेट करता है गुजरात से, खाड़ी में 4 नदियां प्रमुख हैं, गिरती हैं। इसके बाद मैंने बताया ज्वार भाटा भी यहां पर आता है। इसके बाद बता दिया कि भरूच और सूरत भी क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और कैम्बे की खाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। बोलो क्लियर है भाई, ठीक। इतनी बातों को यहां पर याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आप कहोगे सर जितना आपने पढ़ाया होगा उससे कई बार आपने कमेंट का नाम ले लिया होगा, वो इसलिए क्योंकि वाकई में मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जो आप लोग के लिए इस मेहनत स्टार्ट किया है, वो मेहनत आपको कितना पसंद आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मन्नार की खाड़ी। क्या भैया, मन्नार की खाड़ी, कई बार क्वेश्चन आया मेरे भाई, आ जाओ देखते हैं इस खाड़ी की क्या जलवा है। ये खाड़ी यहां से स्टार्ट होता है और ये ऐसे होते 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 यहां पर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे है, और इसी को कहा जाता है क्या, गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं भाई बताओ तो जरा। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूंगा यहां से ताकि थोड़ा क्लियर रहे आपको। यहां पे कुछ और कर दे रहा हूं मैं, ऐसे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक।
गल्फ ऑफ मन्नार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात तो ये है कहां पे, मेरे को भी नहीं पता, चलो देखते हैं। पहली बात तो आप देखो यहां पर कुछ दिख रहा है भाई, यहां पर दिख रहा है तमिलनाडु, यानी इंडिया का पार्ट है, ये इंडिया का स्टेट है, एक है ना, दक्षिणी स्टेट है। और ये कौन सा दिख रहा है, श्रीलंका। तो ये तो क्लियर हुआ कि जो मन्नार की खाड़ी है वह दो देशों के बीच में स्थित है, किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब सोचो दो स्थल हैं और दोनों स्थलों के बीच में जल है, तो वो जल हमेशा क्या करेगा, दो स्थलों को अलग करेगा। आया है क्वेश्चन, जाके देखो, पूछा गया है कि वह कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मन्नार की खाड़ी। इससे बहुत सारी जुड़ी बातें हम करेंगे आज के सेशन में। यह खाड़ी कहां पर है, यह खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आया है आपके एग्जाम में कि मन्नार की खाड़ी संबंधित है हिंद महासागर, अरब सागर और लक्षद्वीप सागर, इनमें से कोई नहीं, लक्षद्वीप सागर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने टिक किया क्या, हिंद महासागर। हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का ही भाग है, जो एशिया का पहला, ध्यान दो, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कब बनाया गया इसे, तो 2001 में घोषित किया गया, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इससे कब, तो 2001, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यह एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि यह बायोडायवर्सिटी का एक अच्छा रिसोर्स भी माना जाता है, और यहीं पर डुडोंग भी पाया जाता है। क्या पाया था भैया, यहीं पर डुडोंग भी पाया जाता है। डुडोंग, डुडोंग को ही बोलते हैं हम लोग क्या, समुद्री गाय कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया, इसी को समुद्री गाय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि भारत का पहला डुडोंग अभ्यारण्य कहां पर खोला गया है, तो भारत का पहला डुडोंग अभ्यारण्य कहां खोला गया है, तमिलनाडु में ही खोला गया है। समझ में आ गया। यह खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच फैला है, पहले ही बता दिया। यह खाड़ी किसके लिए, मोतियों के भंडार और शंख के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इस खाड़ी में जाओगे तो आपको मोतियां मिलेंगी, ठीक है, पियर्स मिलेगा जिसे मोती कहते हैं, शंख बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां पर लोग उसको निकालते हैं और व्यापार भी करते हैं। इसके बाद ताम्रपाड़ी, क्या है भैया, ताम्रपाड़ी यानी भारत, और अरवी यानी श्रीलंका जैसी नदियां मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। आपको अरवी नदी तो ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा मित्र, लेकिन आपको ताम्रपाड़ी नदी के बारे में ज्यादा सुनने को मिलेगा। और आया एग्जाम में कि ताम्रपाड़ी नदी अपना जल कहां पर गिराती है, तो ताम्रपाड़ी नदी अपना जल जो गिराती है वो कहां पर, मन्नार की खाड़ी में गिराती है। क्लियर है। अब इसी मन्नार की खाड़ी से एक जुड़ी बात मैं आपसे चर्चा करूंगा। भाई याद रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, और इसमें भी कितना, इसमें भी जो ये वाला पोर्शन बस आपको इतना दिख रहा है, ये वाला इतना पोर्शन जो बीच में है, ठीक है, इसे मैं रेड कर दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये वाला, ये क्या है पता है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, राम सेतु को। किसको, राम सेतु को इंडिकेट कर रहा है, जिसे एडम ब्रिज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वो कौन सा सेतु है जो भारत, कौन सा ब्रिज बनाया गया था जो भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, तो राम सेतु। राम सेतु है कहां पर, तो हिंद महासागर मत मार देना, क्या मारोगे, मन्नार की खाड़ी में मारोगे, समझे, इसीलिए मैंने इसको यहां पर टैकल कर दिया। अब क्या है, अब बहुत सारे छोटे छोटे यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सारे यहां पर छोटे छोटे आपको चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करिए बहुत बढ़िया से, ठीक है, आराम से कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ पूरे सेशन को मैं भी एंजॉय कर रहा हूं और आप भी अच्छे से एंजॉय करिए, आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, हो गया। अब क्या है कि मन्नार की खाड़ी में ही कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे रामेश्वरम आपको देखने को मिल जाएगा, धनुषकोडिया देखने को मिल जाएगा, पम्मन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहां पर श्रीलंका के पास आपको तिलैया मन्नार देखने को मिल जाएंगे। बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इस बात को यहां पर वही मैंने लिखा है कि रामेश्वरम हो गया, धनुषकोडिया हो गया, पंबन हो गया,
राम सेतु और तिलैया मन्नार द्वीप मन्नार की खाड़ी में क्या है, आपको स्थित है। तो ये छोटे छोटे जो कंटेंट हैं यह आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन्हीं छोटे छोटे कंटेंटों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ठीक है, तो आई होप कि आपने मन्नार की खाड़ी को भी बहुत अच्छे से क्या किया होगा, आपने मन्नार की खाड़ी को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसको भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको भी दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलो, है ना। इसी तरह हर सेशन को लेके चलूंगा मैं, चाहे जो भी आपको पढ़ना होगा सारे सेशन ऐसे जाएंगे। बहुत ब्रिलियंट, ये तो भी स्टार्ट किया मैंने, बहुत सारे सेशन आपके साथ जाएंगे। यहां से एक क्वेश्चन, एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। किन दोनों देशों को अलग करता है, तो कह सकते हो सर भारत और श्रीलंका को। कौन सा सेतु जोड़ता है भारत श्रीलंका को, राम सेतु जोड़ता है। याद रखिएगा, सीता जी की वापसी कराने के लिए राम जी के द्वारा इस सेतु को बनाया गया था। ठीक है, 7 समुंदर पार, एक गाना भी है इसको लेकर आगे। तो बहुत सारी, ताम्रपाणी नदी, अरवी, छोटे छोटे कंटेंट ही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बाद आते हैं पाल्क की खाड़ी, या इसी को कहते हैं पाक की खाड़ी। देखिए मैं आपसे वादा करता हूं ज्योग्राफी में मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस बार बहुत नए पैटर्न पर और बिल्कुल एनसीईआरटी के आधार पर मैं लेके चलूंगा। थोड़ा सा एनसीईआरटी को मैंने मोटरेट कर दिया है आज के कंटेंट के हिसाब से, है ना। आज के कंटेंट के हिसाब से थोड़ा सा मैंने उसको मोटरेट किया है, जो आपको बहुत मजा दिलाएगा। पाक की खाड़ी की बात करेंगे। अब पाक की खाड़ी क्या, देखो ये वाला जो एरिया है, ये देखो ये श्रीलंका वाला एरिया, और नीचे कौन सा एरिया देखो, यहां पर दिया भी है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या दिया है, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे दिया है। जस्ट गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर आ जाओ, देखो ये गल्फ ऑफ मन्नार दिया है, और गल्फ ऑफ मन्नार के बाद ये वाला जो एरिया था पूरा, ये वाला, यही कहलाता है पाक खाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया पाल्क बे, लिखा भी गया पर, देखो क्या लिखा गया, पाल्क बे लिखा गया। ठीक है, तो इस पहले तो पाल्क बे का संबंध डायरेक्ट किससे होगा, तो बे ऑफ बंगाल से होगा। आंसर करके बताओ, क्लियर है ना भाई, भाई क्लियर है ना तुम्हें भाई। पाल्क बे का संबंध किससे, बे ऑफ बंगाल से। आया हुआ क्वेश्चन है, हर एक मैं जो भी सेशन ले आऊंगा पहले मैं पेपर एनालिसिस कर दे रहा हूं। जो भी एग्जाम हुआ हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, आर हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं सारे पेपर पहले एनालिसिस कर रहा हूं, और उन्हीं पेपर के आधार पर इन कंटेंटों को तैयार कर रहा हूं, एनसीईआरटी पैटर्न के कंटेंट को निकाल के, समझे। इसलिए मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आपको सेलेक्टेड कंटेंट आपको मिल पाए। पाल्क आपका हो गया बे ऑफ बंगाल। इसकी क्या क्या चीजें समझो, जैसे यह तमिलनाडु के पूर्वी और श्रीलंका के उत्तर में फैला है। सही बात है भाई, ये वाला तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिलनाडु का पूर्व है, श्रीलंका का उत्तर है। सही तो बोल रहा है, दिक्कत क्या है। राम सेतु द्वारा पाल्क की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। बिल्कुल, यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर क्या है, इतने दूरी में क्या है, इतने दूरी में आपके पास है राम सेतु। क्या है, राम सेतु। तो पूछ देगा कि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से कौन सी सेतु अलग करता है, आंसर हो जाएगा राम सेतु। क्या होगा भैया, आंसर क्या होगा, राम सेतु हो जाएगा। बोलो क्लियर है भाई, समझ में आ गया। इसको भी बहुत बेसिक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, समझते रहिए, पीडीएफ भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। इसके बाद आता है जिसकी चर्चा वाकई में करनी चाहिए, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी के बारे में। ठीक है, बांग्लादेश यानी बहुत एरिया, ये खाड़ी बहुत बड़ा एरिया शेयर करता है बांग्लादेश से, इसलिए और वहां पे बांग्ला भाषा भी बोली जाती है, इसलिए इस देश के तटों के आधार पर ही इसका नाम रखा गया बंगाल की खाड़ी। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। पहला क्वेश्चन तो यही नोट करो, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में फैला। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, कहोगे सर दिख नहीं रहा है, देख लो भाई, यही है ना, देख लो, बिल्कुल यही है आपका पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी। लिखा भी है मित्र, यहां पर बंगाल फैन भी लिखा है और बे ऑफ बंगाल भी लिखा है, आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है जो हिंद महासागर में। ठीक है, यह भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के तटों से घिरा हुआ है। सही बात है भाई, आप जब चलोगे तो देखो ये श्रीलंका से कनेक्टेड है, इंडिया से कनेक्टेड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है, म्यांमार से कनेक्टेड है,
और इधर एरिया हो गया तो थाईलैंड से भी कनेक्टेड है। समझ आ गया? और भी चीजें बतानी इसलिए मिटा दे रहा हूं आपको बता के, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही वो बात कह रहा है कि भाई इतने देशों के साथ ये अपने तट को क्या है, साझा करता है, ये एरिया ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसे इसे मध्यकाल में, कब भैया, मध्यकाल में गंगा की खाड़ी भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि यही वो खाड़ी है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है, सुंदरवन डेल्टा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और इसके साथ साथ एक दो पॉइंट और भी डिस्कशन करेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भी गिरती है, गंगा की बहुत बड़ी मान्यता भी है, ठीक है। तो यहां पर अगला क्या है, अगला है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी, इसके साथ साथ और भी लिख सकते हो जो भारतीय नदियां हैं। क्या लिख सकते हैं? भारतीय नदी। कहोगे सर क्या ये आपकी ब्रह्मपुत्र भारतीय नदी नहीं है? बिल्कुल है। मतलब उन नदियों की मैं यहां नीचे चर्चा कर रहा हूं जिनका उद्गम भारत से होता है, भारत में बहती हैं और भारत से ही जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। एक दो नदी का नाम ले लूंगा भाई, जैसे आपने नाम सुना होगा महानदी का नाम सुना होगा, महानदी के बाद आपने नाम सुना होगा क्या? गोदावरी। गोदावरी के बाद आपने नाम सुना होगा क्या? कृष्णा। और कृष्णा के बाद आपने सुना होगा कावेरी। तो ये सब नदियां, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, मेघना हो, भारतीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के सब नदियां कहां जल गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यही आपका बंगाल का खाड़ी कहता है अगला पॉइंट में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, क्या भैया? सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में ही है। अब वो है कहां पे भाई? तो यही वाला एरिया है। देखो ये एरिया जो फैला पूरा, ये एरिया, यही पूरा कहलाता है क्या? बंगाल सुंदरवन डेल्टा। ये एरिया, ठीक है, तो इसी को लिख लेंगे यहां पे, सुंदर वन डेल्टा। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कहता है प्रमुख द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे न्यू मुर्रे द्वीप अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है भाई, लो यहीं पर तो आता है वो, ये हो गया। यहां पर क्या हो गया भैया? न्यू मर्रे द्वीप की भी बात कर दी गई। कोको, तो कोको जस्ट यहीं पर आएगा, ये हो गया, लो भैया कोको, को भी हो गया। कोको के बाद क्या? अंडमान और निकोबार। देखो भैया यही तो है, यही तो पूरा एरिया है। अरे भाई कहां जा रहे हो, यही पूरा एरिया है किसका? अंडमान एंड निकोबार का। एक एक चीज देखते रहो, ठीक है। तो ये अंडमान है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है? निकोबार है, याद रखिएगा। फिर निकोबार द्वीप समूह है। जैव विविधता और मैंग्रोव वन की अधिकता भी पाई जाती है। कहां पर? जो ये बंगाल की खाड़ी है, इसी बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा है जो बायोडायवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मैंग्रोव वन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इसकी क्या है? खास बात है। किसकी भैया? बंगाल की खाड़ी की। समझ में आ गया भाई? तो ये आज हम लोगों ने इंडिया के बेसिक चीजों के बारे में जाना, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, उसके बाद इसे कच्छ की खाड़ी, फिर हमने आपको मैपिंग विशेषण समझाया क्या होता है, फिर हमने गल्फ उस टॉपिक के बारे में, और फिर इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और एक बार फिर से अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कर देना। बस इतना ही कहूंगा। और क्या क्या क्लास की शेड्यूल है मैंने वो पहले ही बता दिया, कब जाएगा मैंने ये भी बता दिया। बाकी क्या, पढ़िए, जो होगा देखा जाएगा, बस विश्वास रखिएगा, मजा आएगा। जय हिंद, जय भारत।